नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमारी दुनिया वास्तविकता से आभासी संसार में सिमटती जा रही है। मोबाइल और इंटरनेट क्रांति ने तो हमें पूरी तरह से एक छोटे से दायरे में समेट दिया। शॉपिंग हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो या फिर नाते रिश्ते ही क्यों ना हो, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। और इसी की अगली कड़ी है वर्चुअल करेंसी। और कुछ साल पहले बिटकॉइन नाम की एक ऐसी ही वर्चुअल करेंसी ने रातों रात लोगों का ध्यान खींचा। ये कोई नहीं जानता था कि ये वर्चुअल करेंसी कहाँ से आई है, इसे किसने बनाया है, ये कैसे चलती है, लेकिन इसे पाने की एक अजीब होड़ दिखी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब एक बिटकॉइन की कीमत 20 लाख तक पहुंच गई। दुनिया के कई देशों ने इसे हाथों हाथ लिया, लेकिन भारत ने समय रहते इससे जुड़े तमाम जोखिमों को भांप लिया। हालांकि डिजिटल ट्रेडिंग की दुनिया में सक्रिय लोग बिटकॉइन को लेकर सपने बुनते रहे। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 50 लाख लोग बिटकॉइन और दूसरी वर्चुअल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि करीब 2 अरब डॉलर का कारोबार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद बिटकॉइन और दूसरी वर्चुअल करेंसीज की ट्रेडिंग भारत में लगभग नामुमकिन हो चुकी है। विशेष में आज बात होगी आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के रुख की। बताएंगे भारत में इसे लेकर सरकार का क्या रुख है, वर्चुअल करेंसी है क्या, इसका इतिहास क्या है और भारत में कम से कम इसका भविष्य आखिर क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो भारत में अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में कारोबार करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। आरबीआई ने अप्रैल में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसी आभासी करेंसी में हर तरह के लेन देन को बंद करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। ये मियाद 5 जुलाई को पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि निवेश से जुड़े जोखिमों को देखते हुए इसे एक अच्छा कदम भी माना जा रहा है। भारत में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर रोक लग गई है। यानी अब देश में 6 जुलाई से क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की ओर से अप्रैल में बिटकॉइन जैसी तमाम आभासी मुद्राओं पर रोक लगाने से संबंधित जारी आदेश पर 3 जुलाई को रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आरबीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने को कहा है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका में आरबीआई के अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद बैंक और वित्तीय संस्थानों में अब क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। आरबीआई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में 5 याचिकाएं दायर की गई थीं। शीर्ष अदालत ने पहले इन सभी याचिकाओं को जोड़कर 20 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई की ओर से 5 जुलाई की डेडलाइन का हवाला देते हुए उससे पहले अंतरिम सुनवाई की मांग की थी। इस अनुरोध को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई को सुनवाई की, लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही 6 जुलाई से देश में बिटकॉइन समेत तमाम आभासी मुद्रा से जुड़े ऑपरेशंस पर प्रतिबंध लगाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। 3 जगहों पे हो गया है इसका बैन। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्टे देने से मना कर दिया है। देश की सर्वोच्च जो संस्था संसद है, वहाँ पर वित्त मंत्री का बयान आ गया है और जो सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, वहाँ से इसके बारे में सर्कुलर जारी हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि जो निवेशक हैं, जिस तरह से देश में सट्टेबाजी बैन है, जिस तरीके से देश में दूसरी तरीके लॉटरीज बैन है, उसी तरीके से बिटकॉइन भी देश में अप्रत्यक्ष तौर पर अब प्रतिबंधित हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2018 को बिटकॉइन और ऐसी ही तमाम क्रिप्टो करेंसीज पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी किया था। इसमें क्रिप्टो करेंसी की खरीद या बिक्री, खातों में स्थानांतरण समेत सभी प्रकार के लेन देन को बंद करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 3 महीने का वक्त दिया गया था। इस आदेश में आरबीआई ने अपने पुराने सर्कुलर का भी हवाला दिया था। सर्कुलर में कहा गया था कि केंद्रीय बैंक ने इसके जोखिमों को लेकर लोगों को दिसंबर 2013, फरवरी 2017 और दिसंबर 2017 को भी आगाह किया था। इस साल 6 अप्रैल को सर्कुलर में आरबीआई ने इन आभासी मुद्राओं पर रोक लगाते हुए ये भी बताया था कि आखिरकार आरबीआई ने ये फैसला क्यों लिया। आरबीआई ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल, निवेश और ट्रेडिंग में जोखिम है,
जिसे लेकर हमेशा आगाह किया जाता रहा है। इनमें उपभोक्ता संरक्षण की कमी, मनी लॉन्ड्रिंग और बाजार में हेराफेरी की आशंका समेत कई तरह के जोखिम शामिल हैं। इन आशंकाओं को देखते हुए ही आरबीआई ने 5 जुलाई के बाद सभी तरह के क्रिप्टो करेंसीज पर रोक लगाने का फैसला किया था। अप्रैल में आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके बोला कि हम इसको गैर कानूनी घोषित कर रहे हैं, इसकी ट्रेडिंग को, और 3 महीने के भीतर जो लोग हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर लें। 3 महीने का समय अब खत्म हो गया है। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे देने से मना कर दिया। तो अब इसके बाद इसकी कोई भी ट्रेडिंग गैर कानूनी है। केंद्र सरकार भी ऐसी आभासी मुद्राओं से जुड़े खतरों के प्रति लगातार चेतावनी देते रही है। इस साल 1 फरवरी को 2018-19 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया था कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर यानी कानूनी रूप से वैध नहीं मानती है। Distributed ledger system on the blockchain technology allows organization of any chain of records or transactions without the need of intermediaries. The government does not consider cryptocurrencies as legal tender or coin and will take all measures to eliminate the use of these crypto assets in financing illegitimate activities or as part of the payment system. The government will explore use of blockchain technology proactively for ushering in a digital economy. केंद्र सरकार भी क्रिप्टो करेंसी पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। इसके लिए 2017 के आखिर में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में समिति बनी थी। सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में कहा कि समिति रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगी हुई है और 15 जुलाई तक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। इससे पहले अप्रैल 2017 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में समिति बनी थी। समिति में वित्त मंत्रालय के अलग अलग विभागों, गृह मंत्रालय, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। इस समिति ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का सुझाव दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर शुरू से ही कई कयास लगाए जा रहे थे। जब इसने बिटकॉइन के तौर पर भारत में दस्तक दी तो कई जानकारों ने इसे सुनहरे भविष्य की गारंटी बताया, तो कई जानकार इसे बुलबुले के तौर पर यानी कि मार्केट बबल के तौर पर भी देख रहे थे जो कभी भी फट सकता है। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी में हाथ डालना कई जोखिमों से भरा हुआ है। ऐसे में भारत में क्रिप्टो करेंसी का आखिर भविष्य क्या होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद अब यह साफ है कि आम निवेशक के लिए बिटकॉइन और दूसरी आभासी मुद्राओं में कारोबार करना लगभग असंभव हो गया है। हालांकि देश में लाखों ऐसे निवेशक और कारोबारी हैं जो पिछले कई सालों से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे थे। कई कारोबारी तो ग्राहकों से अपनी फीस भी क्रिप्टो करेंसी में ले रहे थे। दरअसल वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन की रातों रात बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोगों को इसमें अपना भविष्य नजर आने लगा था। लेकिन आरबीआई और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। जाहिर है इसका असर कई निवेशकों पर पड़ा है। जानकार इसे एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का विमुद्रीकरण मान रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि बैंकों को कारोबार समेटने के लिए 3 महीने का वक्त मिला था। इस दौरान जो भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचना चाहते थे वो 3 महीने तक अपनी करेंसी भारतीय एक्सचेंजों पर बेच सकते थे और अपना पैसा पा सकते थे। नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ सकता है जिन्होंने सरकार और आरबीआई की हिदायतों पर गौर नहीं किया। आज आप और मैं शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो उसके लिए 3 बारी एग्जामिन करते हैं, 4 दुकानों में जाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी जो कि बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट है, जिसको हम समझते ही नहीं है, बाकी करेंसीज को भी नहीं समझते हैं, बट इसका तो कोई बेस ही नहीं है और एक सेंसलेस ट्रेडिंग हो सकती है, होती है इसमें, प्राइस फ्लक्चुएशन की कोई बेसिस नहीं है। हम क्यों उसको खरीदें? मैं पूरे देश में ये मैसेज आपके चैनल के थ्रू भिजवाना चाहूँगा दैट वी शुड अवॉइड trading in this currency, and I do not believe that this has a very good future at all, at least in India. इस तरह क्रिप्टो करेंसी का भविष्य फिलहाल भारत में तमाम आशंकाओं से घिर गया है। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं निवेशक विदेशों में बसे अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को अपनी होल्डिंग ट्रांसफर कर सकते हैं और वो विदेश में इसे बेचकर अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। दरअसल आरबीआई और सरकार का ये रुख लाजमी भी नजर आता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के ऑनलाइन लेन देन पर रोक लगाने का कोई तंत्र नहीं है। ऐसे में इसके कारोबार से जुड़े फ्रॉड और दूसरे खतरों पर सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।
लेकिन सरकार ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली ब्लॉकचेन तकनीक पर विचार करने का भरोसा भी जताया है। इसके लिए बाकायदा एक समिति का गठन भी किया गया है। दरअसल ब्लॉकचेन तकनीक को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूचना और तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अन्य देशों में तो कई देशों में इसको लीगल दर्जा हासिल है और वहाँ पर तो इनका भविष्य अच्छा है ही है। भारत में जिस तरीके से सरकार सधे हुए तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है पर इसको अभी तक गैर कानूनी घोषित नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को देखते हुए और भविष्य में तकनीक के विकास को समझते हुए इसको पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया है, जिससे कि भारत में इनोवेशन की गुंजाइश बनी रहे। लेकिन निकट भविष्य में, क्योंकि उसमें एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है कि किसी भी करेंसी को चलने के लिए अगर वो करेंसी आप उसको बोलते हैं तो भारत में उसको आरबीआई और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत मान्यता मिलना आवश्यक है। और निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि बिटकॉइन को किसी भी तरह से कानूनी दर्जा हासिल होगा। हो सकता है कि पूर्णतः गैर कानूनी घोषित नहीं होने से लुके छुपे तौर पर इसका व्यापार होता रहे। दरअसल ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करते समय बैंक सुरक्षित, किफायती और त्वरित लेन देन सुनिश्चित कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कानूनी कागजातों, स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों, नोटरी और निजी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में भी किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है, लिहाजा यह भ्रष्टाचार को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सरकार इस तकनीक के जरिए सब्सिडी वितरण, भूमि रिकॉर्ड और सरकारी वित्तीय मदद देने जैसे कामों को आसान बनाने की संभावनाओं को भी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा है। दुनिया भर की सरकारें सतर्क हो गई हैं। कहीं से प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है तो कहीं बिटकॉइन जैसी करेंसी को बढ़ावा देने की भी बात हो रही है। दुनिया के हर कोने से बिटकॉइन को लेकर खास तरह से तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन आखिर है क्या। इंटरनेट की दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनका भौतिक वजूद नहीं होता। इंटरनेट पर लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वो वर्चुअल होता है। वीडियो गेम में कोई यूजर्स बड़ा मुक्केबाज भी बन सकता है, लेकिन मुक्केबाजी का सारा हुनर कंप्यूटर में कैद रहता है। इंटरनेट ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। धीरे धीरे असली और आभासी दुनिया का अंतर कम होता जा रहा है। पैसों का डिजिटल लेन देन तो पूरी दुनिया में काफी पहले से आम है, लेकिन धीरे धीरे अब डिजिटल करेंसी भी वजूद में आने लगी है। ये ऐसी करेंसी होती है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती, लेकिन उस करेंसी का मूल्य होता है। बिटकॉइन ऐसी ही डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जिसको आप कहते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिकली माइंड करेंसी है। कोई देश, कोई ज्योग्राफीज, कोई एंटिटीज़, कोई रेगुलेटर उसको रेगुलेट नहीं करता है। वो सेल्फ रेगुलेटेड है। इट इज़ गॉट नो बाउंड्रीज। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं होती है। दो लोग आपस में इसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन को एक खास तरीके से बनाया जाता है जिसे इंटरनेट की दुनिया में माइनिंग कहते हैं। बिटकॉइन को बेचकर असली करेंसी खरीदी जा सकती है। इससे कोई सामान भी खरीदा जा सकता है। फरवरी 2015 तक 1 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स और वेंडर्स ने भुगतान के लिए बिटकॉइन को मान्यता दी। माना जा रहा है कि इसके बाद बिटकॉइन को मान्यता देने वाली कंपनियों की संख्या और ज्यादा बढ़ी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 3 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिटकॉइन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि उसकी यूसेज जो है दैट कैन बी टू इलीगल पर्पसेस ऑल्सो, वेदर इट इज़ डन और इट इज़ नॉट डन ये पता नहीं चलता। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि ना केवल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना केवल उसका यूज़ की कोई रेगुलेशन नहीं है, इसके अलावा कौन उसको मॉनिटर करता है ये भी आप नहीं कह सकते। उसकी वैल्यूज़ की जो फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि बिटकॉइन का मूल्य स्थिर नहीं है। इस लिहाज से देखें तो ये सोने की तरह है जिसकी कीमत घटती या बढ़ती रहती है। बिटकॉइन की खरीदारी एक क्रिप्टो वॉलेट से दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में हो सकती है। कई लोग बिटकॉइन खरीदकर इस उम्मीद से छोड़ देते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ने पर वो इसे बेच देंगे। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या क्लाउड जैसी जगहों पर इसे रखा जा सकता है। बिटकॉइन के लेन देन में किसी का नाम सार्वजनिक नहीं होता। दुनिया सिर्फ
उसकी वॉलेट आईडी को जान सकती है। इसी गोपनीयता ने दुनिया भर की सरकारों की नींद उड़ा रखी है। सरकारों को लगता है कि बिटकॉइन के जरिए ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को तेजी से फैलाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक करेंसी है जिसकी कि भारत में कानूनी तौर पे मान्यता नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी का एक नया फॉर्मेट है जो इंटरनेशनल लेवल पर सर्कुलेशन में है। इसके बारे में भारत में सही नियम कायदे कानून नहीं थे, इस वजह से लोगों ने इस करेंसी में ट्रेडिंग किया। इसमें तमाम लोगों ने उतार चढ़ाव में रुपए पैसे कमाए, लेकिन उसकी कोई लीगल एक फ्रेमवर्क उसका नहीं था। बिटकॉइन एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ये ऐसी करेंसी है जिसका कोई भौतिक वजूद भी नहीं है। बिटकॉइन सिर्फ वर्चुअल तौर पर मौजूद है। कुछ महीने पहले जब पूरी दुनिया में रैंसमवेयर साइबर हमला हुआ था तो इसकी चपेट में 150 से ज्यादा देश आ गए थे। उस वक्त हैकर्स ने बिटकॉइन में ही भुगतान मांगा था। बिटकॉइन की कीमत तब से लेकर अब तक काफी उतार चढ़ाव देख चुकी है, लेकिन बिटकॉइन का भविष्य क्या है इसे कोई नहीं जानता। इसी अनिश्चितता ने कई निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बाजार में बिटकॉइन के अलावा कई अन्य क्रिप्टो करेंसी भी आ गई हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्चुअल दुनिया में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन डिमांड और सप्लाई के तहत होता है। इस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, ये आप जान चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन बनता कैसे है, क्रिप्टो करेंसीज जनरेट कैसे होती हैं। और बिटकॉइन बनाने के इस तरीके को दरअसल माइनिंग कहा जाता है। इसलिए हम माइनिंग के बारे में अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिटकॉइन हो या दूसरी क्रिप्टो करेंसी, इन सबसे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण टर्म है माइनिंग। इंटरनेट के आभासी संसार यानी वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी बनाने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। जैसे खुदाई यानी माइनिंग से धरती के भीतर छुपे खजानों को खोजा जाता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट पर माइनिंग के जरिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी निकाली जाती है। जब आप स्टॉक बेचने जाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको वहाँ पे ऑक्शन करना पड़ता है। वो ऑनलाइन होता है, लेकिन कंट्रोल एक अथॉरिटी करती है, सेबी करती है या स्टॉक एक्सचेंज करता है। बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में हर एक व्यक्ति जो बिटकॉइन ओन करता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, या जो भी व्यक्ति बिटकॉइन ओन करता है, वो बराबर से उस डेटा को ओन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज ओन करता है, स्टॉक मार्केट में यहाँ पे हर आदमी बराबर से डेटा ओन करता है। और जो भी मैं कुछ करता हूँ ब्लॉकचेन में, इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, जो भी मैं चेंज करता हूँ वो जो सारे लोग जो ओन करते हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो आप करेंगे वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो मुझे दिखेगा। और जो कुछ भी हम में से जो भी करेगा वो सबको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये इसलिए हर आदमी बराबर का कंट्रोलर है और एक सेंट्रल कंट्रोलर इसमें है ही नहीं। अब सवाल ये है कि माइनिंग कैसे की जाती है। माइनिंग के लिए हमें सबसे पहले ब्लॉकचेन तकनीक को समझना होगा। ब्लॉकचेन यानी डिजिटल विकेंद्रीकृत सार्वजनिक खाता। इसका इस्तेमाल बिटकॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में किया जा सकता है। दरअसल ब्लॉकचेन आंकड़ों के ब्लॉक की एक श्रृंखला होती है। हर ब्लॉक में उस समय हुए सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है। ये पूरी तरह से सार्वजनिक होता है और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है और पिछले तमाम लेन देन का हिसाब जान सकता है। इससे लेन देन का कोई केंद्रीय रिकॉर्ड रखे बिना किसी भी डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने में सहूलियत मिलती है। माइनिंग में इन्हीं ब्लॉक्स का प्रोडक्शन होता है। माइनिंग भी दरअसल दो तरह की हो सकती है, एक सोलो यानी अकेले और दूसरी पूल यानी ग्रुप माइनिंग। सोलो माइनिंग में कोई भी व्यक्ति अकेले माइनिंग करता है, लेकिन उसके लिए उसे बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर की जरूरत होती है। इसमें काफी खर्च भी आता है। जबकि पूल माइनिंग में आप किसी ग्रुप से जुड़ जाते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर एक पूल बनाकर माइनिंग करते हैं। माइनिंग के लिए आपको एक वर्चुअल वॉलेट यानी एक बटवा बनाना होता है और उसके लिए आपको एक एड्रेस भी जनरेट करना होता है। माइनिंग करने के लिए कई कंपनियां सॉफ्टवेयर भी देती हैं जिन्हें डाउनलोड कर आप माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग करने वाले व्यक्ति को माइनर कहा जाता है, जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन या लेन देन में मदद करता है। माइनर्स को इस प्रक्रिया में ब्लॉक्स को सॉल्व करना होता है। इसमें एक बहुत ही जटिल गणितीय प्रणाली होती है, जिसे प्रूफ करने के लिए आपको लाखों कैलकुलेशंस प्रति सेकंड करनी पड़ती हैं और उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है। जब माइनर्स ब्लॉक्स को सॉल्व कर देते हैं तो उन्हें आखिर में रिवॉर्ड या फीस मिलती है। देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि एक डिटेल्ड प्रोसेस है, जिसमें कि उन्होंने कुछ रेगुलेशंस अपनी बनाई हुई हैं कि हाउ विल यू गेट होल्ड ऑफ दिस करेंसी। बट
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हमारे सब्जेक्ट के लिए ये है कि वो करेंसी जो है वो इंडियन रुपीज़ या डॉलर्स या किसी और करेंसी के अगेंस्ट ट्रेडेबल हो जाती है। तो मैं इंडियन रुपीज़ दे के अगर क्रिप्टो करेंसी ख़रीद लेता हूँ तो वो एक ऐसी करेंसी है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। अब तो इंडियन रुपीज़ उस करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद किसी भी इलीगल पेमेंट्स के लिए, या फॉर एग्जांपल किसी भी, अगर हम माने कि देश के हितैषी नहीं है, उनको कोई पेमेंट जानी है तो वो बैंकिंग चैनल से ऊपर चली जाती है। माइनिंग के दौरान नेटवर्क को बहुत सुरक्षित रखा जाता है और साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जिनके पास विशेष गणना वाले कंप्यूटर्स और कैलकुलेशंस करने की उचित क्षमता हो। इस प्रक्रिया में बहुत सारी बिजली की भी जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के इतिहास के साथ, और ये भी आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं और आपका फीडबैक वहाँ हम बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार। पुराने ज़माने में जब बैंक नहीं हुआ करते थे तो व्यापारी और साहूकार हुंडी या टोकन का इस्तेमाल करते थे। दरअसल टोकन एक तरह का आज्ञा पत्र होता था जिसे दिखाकर या देकर सामान खरीदा या बेचा जा सकता था। ये एक तरह का कागज का टुकड़ा होता था जिसे किसी दूसरे को भी दिया जा सकता था या फिर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपने पास भी रखा जा सकता था। बैंकों के आने के बाद भी समाज में लेन देन के लिए इस तरह का गैर मौद्रिक लेन देन चलता रहा, लेकिन 1980 के दशक में पहली बार इस कागज के टुकड़े की जगह डिजिटल करेंसी के प्रयोग का विचार शुरू हुआ। बाद में जब एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम RSA का विस्तार हुआ तब अमेरिका के क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने नीदरलैंड्स में डिजी कैश के रूप में इंटरनेट पैसे का सबसे पहला आविष्कार किया। इस बेहद दिलचस्प और नई ई कैश तकनीक ने उस वक्त मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा। तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दुनिया के हर विंडोज पीसी यानी कंप्यूटर पर डिजी कैश डालने के लिए चॉम की कंपनी को $180 मिलियन की पेशकश की थी। बहुत लंबा इतिहास नहीं है, बट हाँ करीबन 25-30 साल का इतिहास ज़रूर है। बहुत सारी करेंसीज, बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बन गए हैं। इसके बाद डिजिटल लेन देन का दूसरा चरण तब आया जब दुनिया के कई देशों की स्टार्टअप कंपनियों ने रुपयों की लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया। दरअसल व्यापारियों और कारोबारियों को यह तरीका इसलिए भी रास आया क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन काफी जल्दी और बिना किसी रुकावट के संभव था। 1990 के आखिरी सालों में अमेरिका की पेपैल कंपनी ने दुनिया भर में व्यापारियों और कारोबारियों के लिए बिना किसी रुकावट के पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफर की शुरुआत की, यानी व्यापारी इसके जरिए किसी भी सामान की खरीदारी के लिए डिजिटल मनी का भुगतान कर सकते थे। 2008 में अमेरिका में आए आर्थिक संकट ने लोगों को डरा दिया और बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर लोग काफी चिंतित हो गए। इस दौरान क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़ी और लोग इसके आविष्कार और इस्तेमाल के बारे में सोचने लगे। 2009 में शुरू हुआ था और 9 सालों के भीतर ये बहुत सारे देशों में बढ़ गया है। एक उन्होंने बेसिक यूनिट थी, जिस यूनिट को बढ़ाते गए और वो पब्लिक लेजर एक बनाते हैं, और जो पूरी जिस पद्धति से बढ़ता है उसको ब्लॉकचेन पद्धति बोलते हैं। और उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, उन सब लोगों को रिवार्ड मिलते हैं, कुछ पजल सॉल्व किए जाते हैं, एक उसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इस तरह करीब 9 साल पहले जनवरी 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई। बिटकॉइन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया सतोशी नाकामोतो के नाम से जानती है, लेकिन इस नाम के किसी व्यक्ति को आज तक किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों का मानना है कि सतोशी नाकामोतो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि बिटकॉइन की शुरुआत करने वाला समूह खुद को इसी नाम से पुकारता है। कुछ लोगों का यह भी कयास है कि सतोशी नाकामोतो एक वास्तविक नाम है और वह जापान के किसी शहर में छिप कर रहता है। इंटरनेट पर सतोशी नाकामोतो की उम्र 42 साल बताई गई है, यानी बिटकॉइन जितना रहस्यमयी है उतना ही रहस्य इस बात में भी है कि इसे सच में किसने शुरू किया। नहीं, देखिए कई सालों से इसका चल रहा है, लेकिन पिछले जब से सोशल मीडिया, जब से इंटरनेट, जब से मोबाइल फ़ोन लोगों के पास में आया और जब बिटकॉइन में लोगों को निवेश में पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा लाभ मिलने लगे, तो उसके बाद से भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया। भारत में लगभग 50 लाख लोगों ने बिटकॉइन पे निवेश करने का ऐसा आंकड़े हैं और $2 अरब का निवेश हो चुका था। इससे पहले अक्टूबर 2008 में नाकामोतो ने metsdout.com पर एक पर्चा छापा जिसमें क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट थी।
इसमें उसने बिटकॉइन नाम की डिजिटल करेंसी की खूबियों के बारे में दुनिया को बताया। पर्चे का शीर्षक था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसके 3 महीने बाद 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की शुरुआत हुई। 9 जनवरी 2009 को नकामोटो ने इसके 0.1 वर्जन की शुरुआत की। बिटकॉइन की सफलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का भी आविष्कार हुआ। इसमें इथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, डैश, नियो, मोनेरो, स्ट्रैटिस और जेड कैश जैसी क्रिप्टो करेंसियां शामिल हैं। आज दुनिया में सैकड़ों किस्म की क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।